हर शब्द के पीछे बड़े गहरे अर्थ हैं। जी। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ब्रेकअप करके आपको समझाती हूँ। जैसे इसके ट्रांसलेशन में शायद पूरी तरह से क्लियर ना हो, क्योंकि संयुक्त नागरिक संहिता संयुक्त इज़ नॉट द सेम एज़ यूनिफ़ॉर्म। हुँ, यूनिफ़ॉर्म का मतलब सब एक जैसा हो, समान, हाँ, सब समान हाँ। हो। और एक तरह से ये जो संयुक्त का भी मतलब है, उसमें भी हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सारे धर्मों का एक तरह से मिश्रण होगा। जबकि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड शायद धर्म से इतना डील नहीं कर रहा है। वो बस एक कॉमन फैमिली लॉ का एक बेसिस या फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहे थे। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बातें हुई, उस पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, शायद उन्हें भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी इस बात की। और मैं ये इसलिए कहूँगी क्योंकि कई लोगों के मन में इस तरह की बात थी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो शायद हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। कुछ लोग ऐसे थे जैसे अंबेडकर, जिन्होंने अपना काफ़ी ये बात रखी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये हर वक्त ऑप्शनल रहना चाहिए और शायद हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इसे इनैक्ट करें, शायद वो सोचें कि ये नेसेसरी नहीं है। तो अभी जैसे आप डिबेट्स में देख रहे हैं, अंबेडकर को बहुत वेज में इन्वोक किया जा रहा है, उनके कोटेशन सामने लाए जा रहे हैं। एक्चुअली वो हमेशा से ये चाहते थे कि डिफरेंस का रिकग्निशन हो, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस बात पर भी रहा है कि वो दलित आइडेंटिटी को सेपरेटली हाईलाइट करें। तो उनका यूनिफ़ॉर्म से कभी ये अर्थ नहीं था कि सब कुछ एक समान हो जाएगा। उनका यूनिफ़ॉर्म से ये अर्थ था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये अंबेडकर का मानना था, और कई हद तक देखा जाए, काफ़ी हद तक देखा जाए तो नेहरू भी इससे सहमत थे। लेकिन बहुत और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, जैसे हज़रत मोहानी थे, और कई ऐसे थे जैसे के.एम. मुंशी थे, तो उन्हें यूनिफ़ॉर्मिटी का कोई अलग अर्थ लगता था। तो एक तरफ कुछ मुस्लिम मेंबर्स थे, उन्हें लगता था अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इम्पोज़ हो, तो ये कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान में रखिए, 1940s की बात है, तो पार्टीशन हो के चुका था, बहुत हिंदू-मुस्लिम वायलेंस था, काफ़ी हिंदी-उर्दू की भी डिबेट इसी समय शुरू हो रही थी कि कौन-सी नेशनल लैंग्वेज रही थी। इस समय सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स के थे वो भी ख़त्म कर दिए गए थे माइनॉरिटी रिपोर्ट के अंतर्गत। उसी समय ऐसी कई सारी कन्वर्सेशंस हो रही थीं, जिससे नेहरू को भी लगा और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को लगा, इंक्लूडिंग अंबेडकर, कि शायद ये वक्त सही नहीं है, और शायद हम अगर पर्सनल लॉ को कोडिफाई करें, जो हिंदू कोड बिल की बात उस समय चल रही थी, तो भी हम पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट्स के साथ एक तरह से अलाइन कर सकें, दोनों का एक सिमिलर हो जाएँ दोनों, मतलब आज की बहस नहीं है, वायलेट हो। बल्कि एक पुरानी बहस है एक पुरानी कि जो बहस हमारे है। मूल अधिकार हैं, हाँ, जो जो हमारे हमें मिलने चाहिए, जी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, और दूसरी तरफ ये जो कानून हैं, हुँ, इनके बीच में विरोधाभास ना हो, हुँ, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, हुँ। कैसे दोनों को हम बराबर कर लें। बराबर कर कोशिश सकें। ये थी, हाँ, कोशिश ये थी। लेकिन तब कामयाब नहीं हो सके लेकिन लोग। तब कामयाब इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न था, कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कर लीजिए, लेकिन हमें हिंदू कोड बिल नहीं चाहिए। तो शायद उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से हिंदू लॉ भी अफ़ेक्ट होगी। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, सारे लॉ अफ़ेक्ट होंगे। तो उस समय चूँकि इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं थी, एंड ओवर द इयर्स हुआ क्या कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ओरिजिनली सीपीएम की लेफ्ट पोज़ीशन रही है। आगे शाहबानों तक जब ये मुद्दा आगे बढ़ा, तब भी सीपीएम की पोज़ीशन यही थी कि हमें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड चाहिए। इट इज़ ओनली 80s के बाद जब एक तरह से यूनिफ़ॉर्मिटी को होमोजेनाइज़ेशन के साथ देखा जाने लगा, क्योंकि बाबरी का मुद्दा एक साथ उठा शाहबानों के मुद्दे के साथ, इसलिए जो वुमेन्स मूवमेंट था, वो भी थोड़ा अब हेज़िटेट करता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को एंडोर्स करने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी जो कानून हम बनाते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट ये नहीं हो सकता कि हम इतने डाइवर्स कंट्री को हमेशा होमोजेनाइज़ेशन करने की कोशिश करें। कानून का एंड गोल, एंड रिज़ल्ट, कानून का बेसिकली मतलब यही होता है कि हम लोगों को अधिकार दे सकें हुँ, या उनके अधिकार प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो पॉज़िटिव लिबर्टी होगी या नेगेटिव लिबर्टी, या हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे या उनको हम एक्टिवली अधिकार देंगे। हुँ।
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक तरह से चूँकि इस पे कोई क्लैरिटी नहीं थी और काफ़ी हद तक कोर्ट्स ने इंटरवीन करके मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफ़ाई हुआ, 1986 में थोड़ा-सा हुआ, फिर 1995 में वक्फ एक्ट हुआ। इधर हिंदू लॉ भी कोडिफ़ाई होता चला जा रहा है इंडिपेंडेंस के बाद ये 50s, 60s, 50s में हुआ, फिर विमेन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का राइट एक्चुअली 2005 में मिला। हुँ। कई लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, तो ऐसा नहीं है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे ही चर्चा हो रही थी। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एज़ अ टर्म बड़ा पिकअप कर गया है क्योंकि अभी ये एक इलेक्टोरल प्रॉमिस के तौर पे हमें सामने लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सनल लॉ रिफ़ॉर्म किसी और सरकार ने नहीं किया।